हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलानी इकोनॉमिक्स। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल नीलानी इकोनॉमिक्स में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बजट लेकर के आई हूँ, जो कि 1 फरवरी 2023 को हमारे अ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये जो आपको फिगर में दिखाई दे रही हैं, ये है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, जिन्होंने 1 फरवरी को बुधवार के दिन बजट पेश किया है। तो यह बजट कितना बेनिफिशियल होने वाला है हम लोगों के लिए, कितना ज़्यादा यह हमें बेनिफिट देने वाला है, इस पे हम एक नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह हमारा जो चैनल है नीलानी इकोनॉमिक्स, वह स्पेशली उन लर्नर्स के लिए है जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास से हो, 11th 12th BA MA। अगर आप कोई नोट्स चाहते हैं अपने सिलेबस से रिलेटेड, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हो तो भी शायद आपके लिए यह चैनल बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं करंट अपडेट लाते रहती हूँ। तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टैक्स स्लैब, टैक्सेस में कुछ चेंज किए गए हैं, तो किस में कितना चेंज किया गया है, थोड़ा इस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले पुराने टैक्सेस जो थे उसके बारे में बात करेंगे कि ओल्ड टैक्स क्या था। ओल्ड टैक्स जो पहले पे करना होता था, तो जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक थी, उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता था। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से अपर है, 2.5 लाख से ऊपर है, 5 लाख तक है, तो आपको 5% टैक्स पे करना होता था। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख से ऊपर 7.5 लाख तक है, तो आपको 10% पे करना होता था। लेकिन अब इन टैक्सों में बदलाव कर दिया गया है। कहीं ना कहीं यह मध्यम वर्ग वालों के लिए सुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। यानी अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो आपको टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 से 6 लाख है तो आपको 5% टैक्स देने होंगे। तो यह भी कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 3 से 6 लाख इनकम वाले को 5% टैक्स देना होगा। लेकिन अगर 6 से 9 लाख आपकी इनकम है, तब आपको 10% टैक्स देने होंगे। 9 से 12 लाख वाले को 15% और 12 से 15 लाख वाले को 20% एंड एबव 15 लाख 30%। यानी अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स पे करने होंगे। पुराने इनकम स्लैब में भी आप देखोगे टैक्स में कि 15 लाख वालों से ज़्यादा इनकम वाले को 30% ही पे करने होते थे। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये 3 से 6 लाख वाले तक ही हैं, क्योंकि पुराने टैक्स में 5 से 7.5 लाख वाले को 10% पे करने होते थे और अभी 6 से 9 लाख वाले को 10% पे करने होंगे। तो शायद यह टैक्स उनके लिए बेनिफिशियल है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी आय 3 लाख है या 3 से 6 लाख है। तो उनके लिए यह टैक्स बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। अब आगे देखते हैं कि हमारी सरकार को जो आय प्राप्त होती है, यानी हमारी सरकार को जो रुपये आते हैं वो कहाँ से आते हैं और हमारी सरकार उसका इन्वेस्ट कहाँ पे करती है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि रुपया आता कहाँ से है। रुपया आता है आयकर से 15%। यानी कि इनकम टैक्स सरकार को जो प्राप्त होती है वो 15% है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% है, एंड निगम कर 15% है, जीएसटी एवं अन्य कर 17% है, एंड उधार एवं अन्य देयताएं 34% है, गैर कर प्राप्तियां 6% है, एंड गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 2% है, एंड सीमा शुल्क 4% है। तो सबसे ज़्यादा रुपया जो सरकार को प्राप्त होती है वह उधार एवं अन्य देयताएं से प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा 34% सरकार को वहाँ से रुपये प्राप्त होती है।
अब आगे यह देखते हैं कि रुपया जाता कहाँ है, यानी सरकार जो खर्च करती है वो किस किस सेक्टर में कितना कितना खर्च करती है। क्योंकि अगर सरकार को कहीं से बेनिफिट प्राप्त हो रहा है, कहीं से उसका इनकम आ रहा है, तो उसको इन्वेस्ट भी करती है। तो सरकार कितना कितना कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है और सरकार का इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कितना परसेंट हो रहा है, इस पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेंशन पे वो 4% पेंशन, जो सरकार पेंशन देती है उस पर वो 4% खर्च कर रही है। अन्य खर्चा जो है सरकार का वो 8% है। करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18% है। एंड वित्त आयोग और अंतरण पे 9% है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पे 17% है। रक्षा पे 8% है। रक्षा पे अभी कुछ बढ़ाया गया है। पहले रक्षा पे सरकार खर्च करती थी, रक्षा मंत्रालय पे 5.25 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 5.94 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सब्सिडी पे 7% है। एंड केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो सरकार बनाती हैं उस पे 9% का खर्च वो करती हैं। ब्याज अदायगी वो 20% करती हैं। तो इस फिगर में सरकार को रुपए आते कहाँ से हैं और कितने परसेंट हैं, और सरकार रुपए कहाँ खर्च करती है, इसके बारे में मैंने बताया। अब आगे देखिए, इकोनॉमी सर्वे में यह दिखाया गया है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रेट कितना है, सरकार को एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में कितनी ग्रोथ रेट प्राप्त हुई है, इन्फ्लेशन कितना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है। तो इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ को देखेंगे हम। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह 2019 से 20 में 3.7 थी, 2020 से 21 में -6.6 एंड 2021 से 22 में यह 8.7 एंड 22 से 23 में यह 7.0 एंड 23 से 24 में यह 6.0 से 6.8 अनुमानित, यानी यह अनुमान लगाया गया है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ होगी वह 23 से 24 में 6.0 से 6.8 हो सकती है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट किस ईयर में थी और कितनी थी। तो सबसे हाईएस्ट 2021 से 22 में 8.7 एंड माइनस में अगर पूछा जाए कि जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी कम माइनस में थी तो 2020-21 में। देखिए उस टाइम में कोरोना का दौर चल रहा था, कोरोना आया तो पूरा हमारा जो पूरा अर्थव्यवस्था था वो सब थोड़ा डामाडोल हो गया था, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं। फिर भी हमारा देश बहुत ही अच्छे से उभरा इस चीज़ से, और आज इंडिया भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। इन्फ्लेशन में पहले हम सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे नज़र डालेंगे। तो यह 4.8 है 2019 से 20 में, 2020 से 21 में यह 6.2 है एंड 21 से 22 में यह 5.5 है, 22 से 23 में यह 6.8 है। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स पे नज़र डालेंगे WPI, तो उस पर 19 से 20 में यह 1.7 है एंड 20 से 21 में 1.3 है, 21 से 22 में 13.0 एंड 22 से 23 में यह 11.5 है। तो सबसे हाईएस्ट जो रहा है WPI वो 13.0 21 से 22 में रहा है। अब हम फिस्कल डिफिसिट देखेंगे। 19 से 20 में यह 4.7 एंड 20 से 21 में 9.2, 21 से 22 में 6.7 एंड 22 से 23 में यह 6.4 रहा है। ठीक है। इसमें ये सारी बातें आपको याद रखने वाली हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट इस ईयर में कितनी थी, उस ईयर में कितनी, आगे अनुमानित कितनी की गई है, या फिर हमारे सरकार को एग्रीकल्चर सेक्टर से कितनी ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ कितनी है, या सर्विस सेक्टर में कितनी ग्रोथ है। तो इसका डेटा आपको याद रखना होता है। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट देखी गई 19 से 20 में 5.5 थी, 20 से 21 में 3.3 है और 21 से 22 में 3.0 एंड 22 से 23 में 3.5 है। तो ये एग्रीकल्चर जो ग्रोथ रेट है वो कम होता जा रहा है। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो 18 से 19 में 1.4 है, 20 से 21 में -3.3 है, 21 से 22 में 10.3 यानी सबसे हाईएस्ट, एंड 22 से 23 में यह 4.1 है।
सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट देखी जाए तो वो 19 से 20 में 6.3, 20 से 21 में -7.8 एंड 21 से 22 में 8.4 है और 22 से 23 में यह 9.1 है। तो यह पूछा जा सकता है कि सबसे माइनस में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट कब थी और कितनी थी। तो 2020 से 21 में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट माइनस में थी, -7.8। ठीक है जी। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे भी आप एक नज़र डाल लेना। ये देखिए 19 से 20 में यह 478 है, 20 से 21 में यह 577 है एंड 21 से 22 में यह 607 है और 22 से 23 में यह 563 है। तो यह एक नज़र हमने डाला इस पे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट, ये जो इकोनॉमिक सर्वे हुई है उसमें कितनी और कब माइनस में है, कब कितनी है। अब जो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें किस सेक्टर को कितनी फंड प्रोवाइड की गई है मैं यह बताऊंगी। तो आप बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ में, जुड़े रहिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगी, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगी, इसी के बॉक्स में दे दूंगी मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर क्लिक कीजिएगा, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू। ज़रूर बताइएगा हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू।